हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके सामने दहेज हत्या से जुड़ा एक मामला प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि केस का नाम है सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है। इस केस के अंतर्गत होता क्या है, फैक्ट इसके ये हैं कि 1 जुलाई 1994 को मृतक एक 1 जुलाई 1994 को एक पिता के घर से एक बेटी की शादी होती है और और उसको दूल्हे के साथ भेजा जाता है। साल भर भी नहीं बीता कि 31 जुलाई 1995 को तकरीबन 4 से 4:30 बजे के बीच में गांव वालों का फ़ोन आता है और उस फ़ोन पर उसे सूचना दी जाती है कि आपकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट हो रखी है, आप तुरंत आ जाइए। जब पिता को ऐसी खबर मिलती है तो बाप और बेटे का तो रिश्ता ही ऐसा होता है कि जिसको कोई डिफाइन कर ही नहीं सकता। तो वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ वह तुरंत उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो उसे सूचना मिलती है कि अब आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। उसके शरीर पर जलने के घाव हो रखे हैं और ये घाव देने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि उसकी बेटी का अपना ही पति है। और इसी बात को जब पता चलता है तो पिता का गुस्सा फूटता है। वो जाकर कोर्ट में परिवाद दर्ज करवाते हैं और कोर्ट ने उस पर 2 धाराओं में मामला दर्ज किया। कौन सा? एक तो 304 बी जो कि सामान्यतः दहेज हत्या से जुड़ा हुआ है, दूसरा 306 यानी अबैटमेंट टू सुसाइड यानी आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामला दर्ज किया। कोर्ट ने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि जो 1 साल का उसका वैवाहिक जीवन रहा था, जैसे भाई उसका रक्षाबंधन पे राखी बंधवाने के लिए गया था, तब उसने अपना दर्द बताया था कि कम दहेज लाने की वजह से मेरे साथ यहाँ पे टॉर्चर हरेसमेंट किया जाता है। तो कोर्ट उनको लगा कि भाई उन्होंने हो सकता है कि इनसे तंग आकर के आत्महत्या कर दी हो। तो फिर क्या हुआ उस केस में? 11 दिसंबर 1997 को उसको 304 बी को सेशन कोर्ट ने प्रथम विचारणा न्यायालय ने उसको दोष सिद्ध किया और 304 बी के लिए 7 साल के लिए तथा 306 आत्महत्या को उकसाने के लिए उसके लिए उसे 5 साल तक का कठोर कारावास की सजा सुनाई। तो उसने इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने 1998 को हाईकोर्ट में अपील दर्ज की। कौन सी हाईकोर्ट? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में उसने अपील दायर की और हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2008 में फैसला देते हुए उनकी अपील को रद्द करते हुए सेशन कोर्ट के मामले को जायज़ माना और कहा नहीं, जो सेशन कोर्ट ने किया वो बिल्कुल ठीक किया। तो इसी से व्यथित होकर के उसने संविधान का आर्टिकल 136 जो कि स्पेशल लीव पिटीशन विशेष अनुमति याचिका जिसके तहत उसने सुप्रीम कोर्ट में SLP के तहत परिवाद दर्ज किया और अपीलार्थी की तरफ से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के आकस्मिक आग लगे विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की तरफ से जो था, जिन्होंने सतबीर सिंह का वकील जो है वो कोर्ट में जाकर के ये बोलता है कि ये जो घटना हुई है वो पूर्णतः आकस्मिक आग लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने ये कही कि महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोजक पक्ष दहेज की मांग को साबित करने में भी विफल रहा है। मांग यह मानते हुए कि मृतक पीड़िता की मृत्यु के निकट हुई थी, यानी जो 304 बी का एक एलिमेंट आता है सुन बिफोर हर डेथ, मृत्यु से तुरंत पूर्व वाले शब्द जिसको करने में असफल रहा। तभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मृत्यु से तुरंत पहले ही मृत्यु हुई हो ऐसा जरूरी नहीं है। इनके लिए दोबारा गाइडलाइन के बिंदु जो उन्होंने जारी किए, तो उन्होंने पहला बिंदु जो था उसमें सबसे पहले बात तो ये 304 बी का पहली गाइडलाइन तो ये जारी की कि विधायिका का उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही मामले को डील करना है।
यानी कोई भी कानून जब बनता है वो कहाँ बनता है, संसद में बनता है। तो संसद का उस समय ये कानून लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था, वो देखते हुए ही इस कानून को डील करना जरूरी होता है। ये है। और इसका का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यही था, इसका उद्देश्य पति और उसके नातेदार के उसके पति और उसके नातेदार के द्वारा दहेज के लालच, दहेज के धन के लालच के कारण किसी वधु को जलाने या मारने को रोक लगाने के मनसा से की गई थी। यही उसका उद्देश्य था, यही उसका इंटेंशन था। इसलिए ये धारा जोड़ी गई थी और इसमें ताकि ये रोक लगे और लोग जो है इनसे डरे, क्योंकि इसमें कम से कम 7 साल की सजा तथा अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है इसमें। दूसरा, दहेज की दूसरा इसके अंतर्गत था कि दहेज की मृत्यु से पूर्व ही तत्काल मृत्यु हो, ऐसा इश्यू होना जरूरी नहीं है। ऐसा कोर्ट ने इसने कहा कि जैसे किसी भी महिला की इस तरीके से जो मृत्यु होती है, यानी बहुत सारे दोषी तो इस बात से छूट गए कि केवल और केवल वो कोर्ट में जाकर एक बात का चैलेंज करते कि हमने मृत्यु से तुरंत पहले दहेज मांगा था या नहीं मांगा था। तो कोर्ट भी मजबूर था कि उनको दहेज ऐसे नहीं होता था तो उसको छोड़ दिया जाता था। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली गाइडलाइन दी, उन्हें कहा कि मृत्यु से तुरंत पहले ही मृत्यु दहेज मांगा हो, ऐसा इश्यू होना कोई ज़रूरी नहीं है। इसका एक लिंक देखा जाएगा कि उसकी मृत्यु हुई तो कब, उसके कारण क्या था, ये जानना, लिंक देखा जाएगा वो। तो दूसरा जो था कि ये एक पिज्जल होल अप्रोच जैसा नहीं, यानी इस हमारा एक कानून में लॉ बना हुआ है, एक सब्जेक्ट लगता है लॉ ऑफ टॉर्ट। उसमें एक विद्वान हुए थे सालमंड, जिन्होंने पिज्जल होल अप्रोच की थ्योरी को जन्म दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो कानून है वो एक सीमित है, 304 भी एक सीमित कानून नहीं है, ये कोर्ट ने अभी डिसाइड किया है। इसमें बहुत सारे जो ऑफेंस है वो कवर किए जा सकते हैं। इस केस के दौरान ये बात कही गई थी। तीसरी बात ये थी कि 304 बी के सारे एलिमेंट लागू होने के पश्चात ही 113 बी लागू हो। अब देखो, एविडेंस 113 बी एविडेंस एक्ट की बात चल रही है। एविडेंस एक्ट में क्या होता है कि जैसे कानून में एक क्या है कि प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक अपराधी नहीं माना जा सकता है जब तक उसका अपराध साबित नहीं हो जाता, यानी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट कहा जाता है उसको। लेकिन वहीं हमारा एविडेंस एक्ट का सेक्शन 113 बी बना हुआ है, उसमें क्या कहा गया है कि आप उसको केवल और केवल ये माना जाएगा कि अगर 7 वर्ष के भीतर, यानी 304 बी के जब सारे एलिमेंट लागू होते हैं, केवल वहाँ मेंसरिया थी या नहीं थी, इस एलिमेंट को नज़रअंदाज करते हुए बाकी सारे यदि एलिमेंट लागू हो रहे हैं तो ये माना जाएगा कि ये जो इसका जो भार है ना, सबूत का भार, इस बात को साबित करने का भार वे ससुराल पक्ष के ऊपर चला जाता है कि ये उनको साबित करना पड़ेगा कि हमने नहीं किया, ये आकस्मिक घटना है। इसलिए ये 304 भी 113 भी ये कहती है। वरना क्या होता है कि जैसे आम कानून के ऊपर किसी ने किसी पे आरोप लगाया है तो जिस पर आरोप लगाया उसको साबित करना पड़ेगा कि ये अपराध उसने किया है, ये आरोप सत्य है। बल्कि अपने आप को झूठा 113 बी में अपने आप को झूठा साबित करने के लिए ससुराल पक्ष को साबित करना पड़ता है। यही है बस एविडेंस एक्ट के सेक्शन 113 में। चौथा था, ये अपराध अनिश्चित प्रकृति का है, इसलिए न्यायाधीशों को सबसे अधिक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये अपराध जो हैं वो इसमें क्या आजकल दहेज हत्याओं के ये मामले जो बन रहे हैं वो क्या बहुत ज़्यादा झूठे मामले भी दर्ज कोर्ट में हो रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने ये निर्धारित किया कि इन मामलों को जब कोर्ट कभी भी कोई भी न्यायाधीश अगर डील करे तो उन पे सबसे ज़्यादा सावधान रहे, केवल कागजी कार्रवाइयों को देखते हुए नहीं बल्कि अपने माइंड को पर्टिकुलर उनसे मिल करके उनसे डीलिंग करे। ये बात इस मामले में कही गई है। पांचवा सीआरपीसी का सेक्शन 313 यानी सीआरपीसी का सेक्शन 313 अभियुक्त का एग्जामिनेशन से लिया गया है। या इस मामले में कोई 313 के अंतर्गत क्या होता है कि जब भी किसी भी व्यक्ति पर कोई मामला बनता है तो अभियुक्त से
कोर्ट जो है वो कुछ सवाल जवाब कर सकती है। तो इसे कोई भी जज या कोई भी कोर्ट कैजुअली नहीं ले सकता है। इसको इसको क्या है, बहुत लाइटली लिया गया था इस मामले के अंतर्गत। तो कोर्ट को ये निर्देश दिया गया कि ये जो 313 का प्रावधान है तो उसको कोई लाइटली नहीं लेना है, उसको पूरा सुना जाना चाहिए। अभियुक्त का एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसको ये कहना जाना चाहिए कि उसको पूछना चाहिए मामला क्या था, आप स्पष्ट करो मामले को, आप पे जो आरोप लगा है उसको समझाना भी जरूरी है, सब कुछ बताना जरूरी है। 313 के अंतर्गत ऐसा होता है। और उसके बाद में छठा जो पॉइंट था वो क्या था, सीआरपीसी सेक्शन 232 का विवेकाधिकार का प्रयोग जो होता है वो दायित्व के रूप में इस्तेमाल किया जाना। यानी क्या होता है, सीआरपीसी के अंतर्गत एक प्रावधान बना हुआ है जिससे सेशन कोर्ट होते हैं, सेशन जज होते हैं, उसके पास अपनी डिस्क्रिप्शन के आधार पर कोई भी वो फैसला सुना सकते हैं। लेकिन वो जब फैसला सुनाए तो किसी खुंडस के चक्कर में नहीं सुनाए, वो फैसला जैसे भी सुनाए वो केवल और केवल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग अपने लायबिलिटीज ओब्लिगेशन दायित्व के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात इसमें कोर्ट में कही गई थी। और 8वीं बात कही गई थी गाइडलाइन के अनुसार ही सजा सुनाई जाए। देखो हमारा भारतीय दंड संहिता की धारा 53 है, उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई ऑफेंस करता है, कोई अपराध करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है, सिंपल या रिग्रेस कारावास दिया जा सकता है, या फिर उसको जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, और या फिर उसकी संपत्ति को संप्रहित किया जा सकता है, फोरफिट किया जा सकता है। लेकिन उसके अंतर्गत क्या है कि हर जो आईपीसी के अंतर्गत हर तरीके के अंतर्गत सजा को डिफाइन किया गया है। जैसे 302 में बताया गया है कि अगर किसी ने हत्या कर दी तो उसके ऊपर मृत्यु दंड का प्रावधान है। जैसे 406 में बताया गया, 405 का जो अपराध है उसकी सजा 406 में बताई गई है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में 3 साल तक की सजा बताई गई है। अगर इस तरीके का अपराध बनता है, किसी का ऑफेंस बनता है, किसी ने 405 का ऑफेंस कर दिया तो उसे 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं हो। ये बात कोर्ट ने सभी संबंधित न्यायाधीशों को ये बात कही है। और एक बात उन्होंने कही, 9वीं बात क्या कही कि दोषी होने की परिस्थिति मानकर ही उनसे सवाल जवाब करना। यानी जब भी ऐसे मामले 304B के जब इस तरीके के मामले डील करें ना तो अभियुक्त को कोर्ट के माइंड में यही बात होनी चाहिए कि ये व्यक्ति दोषी है। तो इस तरीके से आरोप लगाते हैं, ये तुम बताओ तुमने ये अपराध किया या नहीं किया। तो इस तरीके से दोषी मानते हुए ही उसके ऊपर सवाल जवाब करने हैं कोर्ट को, ये बात उन्होंने बताई। और चौथा 10वां बात जो उन्होंने गाइडलाइन दी वो कि न्याय भी हो और समय पर हो, न्याय हो। लेकिन इस मामले को देखो, न्याय हुआ कब हुआ, 1995 का मामला था, 1997 में सजा मिल गई, 10 साल बाद तो हाई कोर्ट का फैसला आया 2008 में जाकर के, और फिर जाकर इतने दिनों में तो वो सजा काट करके बाहर आ जाता है। ये स्पीडी ट्रायल का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। उसको भी उन्होंने ये बताया कि ये जो न्याय हो वो समय पर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई कभी भी दे दो, ऐसा नहीं। इस मामले में ऐसा ही हुआ था। तो 11वीं बात उन्होंने की, बिना देरी के एविडेंस, डिफेंस एविडेंस सुनने चाहिए। यदि कोर्ट को लगे कि इस मामले में दम ही नहीं है तो तुरंत प्रभाव से उसको डिस्क्लोज कर दो वहीं पर भी। और अगर लगे कि हाँ इस मामले को में दम है तो बिना देरी किए तुरंत डिफेंस एविडेंस लेना शुरू कर दो, और ताकि न्याय हो वो समय हो। न्यायालय को बैलेंस रखना जरूरी है। और अंत में जो बात की, परिवार का कोई बेगुनाह सदस्य तो इसमें फंस नहीं जाए, इस बात का भी ध्यान रखना। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि किसी भी ये जो मामले होते हैं, दहेज हत्या के जो मामले होते हैं, दहेज से संबंधित जो मामले होते हैं, ये आजकल के लोगों में जो होता है आक्रोश और गुस्सा ज़्यादा होता है कुछ। तो बस छोटी सी बात होती है, जो बात तो होती है पति और पत्नी के बीच में, और लेकर के आ जाते हैं पूरे परिवार को घसीट देते हैं। तो उन्होंने एक बात ये कही कि ये बेगुनाह परिवार का सदस्य नहीं फंस जाए, इस बात को भी कोर्ट को ध्यान रखना है। ये 12 गाइडलाइन के बिंदु। अंत में जो सुप्रीम कोर्ट का जो इस मामले में जो फैसला आता है वो ये आता है कि उसको 304B के तहत कन्विट किया गया, और
कन्विट 2 सिद्ध किया गया और 306 के तहत उसे बरी कर दिया, एक्विटल कर दिया गया। और इस मामले में इतना ही था। और मैं इस दहेज से संबंधित मामले में मैं इतनी अपनी बात रखना चाहता हूँ कि दहेज के जो मामले होते हैं कि इन मामलों के अंदर गृहस्थी के मामले गृहस्थी के अंदर ही निपटाए जाए, ताकि कोई बाहर अपनी बात नहीं पहुँचे। बस इतना ही कहना चाहेंगे। और दूसरा ये है कि अगर कोई भी मान लो, उन ससुराल वालों से भी मैं कहना चाहता हूँ जिनको जो दहेज के लालची है, अगर आपको किसी ने अपनी बेटी दी है, अपने जिगर का टुकड़ा काट के आपको सौंपा है, तो उनसे यही कहना चाहेंगे आप भी अपनी बहू को बेटी मानकर ही रखें। और अगर उनसे कोई गलती हो तो उसे क्षमा करें और घर पर ही निपटारा कराएं। कोर्टों में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात, बहुओं को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपने सास ससुर को माता पिता और पति को परमेश्वर मानते हुए उसकी सेवा करें। थैंक यू। और आपको अगर आपको ये वीडियो में कुछ फ़ायदा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे केस और भी लाता रहूँ। धन्यवाद।